वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अहमद रशीद। अहमद भाई क्या करते हैं आप? मेरी बैंक में जॉब है जी। अच्छा अहमद भाई, आज आपसे हम ये सवाल करेंगे कि जो पाकिस्तान इंडिया की 4 जंगें हुई तारीख में, उनकी वजूहात क्या थी, क्यों जंगें ये लड़ी गई? और दूसरा ये टू नेशन थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हमें जो किताबों में पढ़ाया गया वो कुछ और है, या जो तारीख में कुछ लोग बयान करते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमें, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सी हमें अपनी राय का इजहार करें। मेरे ख्याल में ये थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है और जानबूझ के क्रिएट किया गया है। पहले आते हैं आपके सवाल के पहले हिस्से पे कि टू नेशन थ्योरी क्या है। मेरे ख्याल में टू नेशन थ्योरी जो है ना, ये इसका खाम खा में एक हवा खड़ा किया गया था उस वक्त, क्योंकि मिस्टर जनाब बुनियादी तौर पे एक वकील थे और वो एक केस लड़ रहे थे और वो हर सूरत में वो केस जीतना चाहते थे। जहाँ तक हिंदुस्तान की आज़ादी की बात है ना, उसमें सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने में। और उसमें बहुत सी मुस्लिम मुस्लिम जमातें भी शामिल थी। उनमें मौलाना मौदूदी अपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे थे कांग्रेस के, और बहुत सी जमात इस्लामी भी शामिल थी उसमें। और कायदे जमीयत आजम भी पहले कांग्रेस में ही थे ना? कायद आजम भी कांग्रेस में थे, जमीयत उलमाए हिंद भी उसमें शामिल थी। फिर यकायक एक अलहदा रियासत का मुतालबा जो है ना वो जोर पकड़ गया और उसमें कायद आजम ने मिस्टर जिन्ना ने बुनियादी रोल प्ले किया। तो मेरे ख्याल में ये ब्रिटिश प्लान था। ठीक है, एक्चुअल बात यह है कि ये ब्रिटिश प्लान था, क्योंकि उन्होंने सोवियत यूनियन का उन्हें खतरा था कि वो यहाँ तक फैल जाएगी, तो उन्होंने उसे ब्लॉक करना था। उसके लिए उन्हें एक मजहबी रियासत की ज़रूरत थी कि इस्लाम का उस पर लेबल लगा हो, और एक ना बफर जोन की एक ज़रूरत थी। तो उन्होंने इस मकसद के लिए एक हिस्सा जो है ना इंडिया का वो काट के अलहदा कर दिया और वहाँ पे एक ये बफर स्टेट बना दी और उसे नाम दे दिया जी कि ये इस्लामी रियासत और मुसलमानों के लिए बनी हुई है। और वो मकसद उनका पूरा भी हुआ। आप देखें 1980s में जब सोवियत यूनियन जब आया इधर, उन्होंने फौजें अपनी अफगानिस्तान में दाखिल की, तो ये मकसद उन्होंने उसे शिकस्त इसी रियासत के जरिए शिकस्त दी। तो द ब्रिटिश प्लान वर्क। हमें जो बताया जाता है हमारे सिलेबस में भी, हमारे बच्चों को, या हम यहाँ पर टोटली ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक इस्लाम के नाम पर एक रियासत बनी है। तो ये हम तक जो चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, वो उनमें और इस चीज़ में आप समझते हैं फ़र्क है? इसे आप स्टेट प्रोपेगेंडा कह सकते हैं कि अगर हर स्टेट का एक प्रोपेगेंडा होता है ना, तो यहाँ भी ये प्रोपेगेंडा है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि ये रियासत मुसलमानों के लिए बनी। हालांकि जितने मुसलमान यहाँ थे उतने ही मुसलमान हिंदुस्तान में भी थे और आज भी हैं। इस टाइम पे अगर ये डिवीजन ना हुई होती ना, तो इस टाइम पे हिंदू और मुसलमानों की आबादी बराबर होनी थी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। आप देख लें, 25 करोड़ यहाँ के, 25 करोड़ जो इंडिया के अंदर हैं, 50 करोड़ हो गए, 25 करोड़ बंगाल के यानी बांग्लादेश, 75 करोड़ हो गए। अगर आप लगा लें कि 1.5 अरब आबादी होती इस टाइम इंडिया की, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, तो उसमें 75 करोड़ तो मुसलमान होने थे। तो हिंदू कैसे ज्यादती कर सकते थे मुसलमानों के साथ? हिंदू अब भी ज्यादती नहीं कर रहे। अभी अभी आप नहीं देख कर लें, रहे। इंडिया के अंदर मुसलमान जो है मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इंडिया में चले जाएं, वहां किसी मुसलमान से पूछ लेंगे तुम पाकिस्तान आना चाहते हो, कभी भी नहीं कभी आएगा। भी नहीं वो कहेगा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। वो वहां पे बिल्कुल खुश है और आसूदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जो 4 जंगें यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की हुई हैं, 48 में हुई है, उसके बाद में 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई, ये चारों जंगें जो हैं वो हमें ये बताया जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। तो उसकी क्या हकीकत है जो हमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं? ये भी स्टेट प्रोपेगेंडा ही है ना, कि वो ये कहा जाता है कि इंडिया ने शुरू की। हालांकि हकीकत ये है कि ये चारों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की। आप शुरू कर लें, 1900 पहली 1948 में हुई। 1948 में कोई पाकिस्तान की बाकायदा फौज नहीं थी, तो ये कबायली इलाकों से मिलिशियाज को इकट्ठा करके ट्रेन करके कायद आजम और अपना लियाकत अली खान साहब ने उन्हें ट्रेन करके कश्मीर में भेज दिया। ठीक है, वहाँ आज़ाद करवाने के लिए। तो उस वक्त अभी ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, इसने फैसला नहीं किया था कि पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है। वहाँ का हुक्मरान हरी सिंह था। तो जब उन्होंने देखा कि ये मिलिशियाज एंटर हो गए मेरी रियासत में, तो उसने इंडिया को खत लिख दिया कि जी हमें इनसे बचाएं। इंडिया ने कहा कि पहले तुम, फिर हम इस शर्त पे आपको बचाएंगे कि आप लिख के इंडिया दें हमें। इंडिया में लिख के दें कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। उसने लिख दिया। इंडिया ने अपनी फौजें भेजी, उन्हें निकाल के बाहर किया। तो इतना थोड़ा सा हिस्सा जो उन्होंने जिस पे कब्जा किया था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। ये हो गई 1948 की जंग। उसके बाद आते हैं 1965 में।
1965 में ये बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने हमला कर दिया। उससे पहले जो कुछ हुआ है वो नहीं बताया जाता। वो हुआ ये था कि अयूब खान ने एक एडवेंचर किया है, और पहले तो इंसर्जेंट्स भेजे कश्मीर में, वो पकड़े गए वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे बगावत को हवा देने के लिए ना इंसर्जेंसी की, वो लोग पकड़े गए वहाँ पे। फिर उसके बाद अयूब खान ने कहा कि ये हमसे नहीं लड़ सकते, हमारी फौज ज्यादा मजबूत है, हम मुसलमान हैं, हम में जिहाद का जज्बा बहुत है। उन्होंने फिर अपनी ना बाकायदा फौज वहाँ एंटर कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करवाया और कश्मीर में एंटर हो गई। ठीक है, वहां पे जंग शुरू हो गई। उसके काउंटर उसे करने के लिए इंडिया ने लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे अपनी फौज भेज दी, जंग शुरू हो गई। और ये इन द एंड जो है ना, ये इंडिया ने जीतनी थी जंग, क्योंकि उनकी बड़ी फौज थी, और उस वक्त कोई भी न्यूक्लियर नहीं था, ना वो थे ना हम थे, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमेशा उनकी बढ़तरी रही है, तो उन्होंने जीतना। फिर आखिर यूएनओ ने बीच बचाव करा के जंग बंद करवाई। ये 1965 की जंग। 1971 की जंग बंगाल में थी, वो हमने बंगालियों को इतना दीवार से लगा दिया था ना कि वो तंग आ गए थे और वो अलहदा होना चाह रहे थे। तो वहाँ मुक्ति बानी एक पहले से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, इंडिया ने उसे तहफ़ुज़ दिया और ट्रेन किया, और वो अलहदा हो गए वहाँ पे वो। और आप ये देखें कि अगर इंडिया एग्रेसर होता ना, कि हमें ये बताया जाता कि इंडिया बहुत जारहियत करता है, अगर इंडिया ने जारहियत करनी होती तो 1965 में बंगाल में हमारी कोई फौज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल डिफेंसलेस थे। तो इंडिया के लिए तो बहुत आसान था वहां पे जाके कब्जा कर, उन्होंने बस वहां बॉर्डर क्रॉस करना था, कब्जा कर लेना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है ना। तो ये 1971 की जंग है। और चौथी जो है वो कारगिल की जंग है, वो तो फिर हमारी लाइफ टाइम में ही हुई है। वो मुशर्रफ साहब ने एडवेंचर करके जनाब वो पहाड़ पे कब्जा कर लिया, उसका भी अंजाम यही होना था कि वो इंडिया ने वो वापस ले लेना था, लेकिन वो फिर नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन साहब से कह के तो वो बीच बचाव करवाया। अच्छा, वो भी इल्जाम सारा नवाज शरीफ के ऊपर ही जाता है कि जी नवाज शरीफ नहीं, ने असल कल्प्रिट उसमें मुशर्रफ था। अच्छा, ये बताएं कि जो 71 की आपने जैसे बात की कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, बंगाल जो है, तो उसके अंदर जो हमें जो बताया जाता है कि जी वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी ने जाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, वहाँ पर जो पाकिस्तानी जो थे उनको मारा, ऐसे किया, ये किया उनकी। तो जब बांग्लादेशियों से बात करें वो हमें बहुत बुरा भला कहते हैं। वो बिल्कुल, तो ये क्या इसमें हकीकत क्या है, थोड़ा सा इसका? जो हम जो कहते हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। वो असल बात यह है कि उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उनका बंदा जीता था शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं जी, इसे हमने आपको हुकूमत नहीं देनी, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हम इधर आप उधर और हम इधर, ये बात थी। और ऊपर से उर्दू जुबान हमने उन पे मुसल्लत करने की कोशिश की, जो उनकी जुबान नहीं थी, उनकी बंगाली को खत्म करके, तो हमने कहा नहीं उर्दू आपकी जुबान होगी। इस तरह के काम हमने किए, तो वो फिर फेडअप हो गए, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गई। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है पाकिस्तान, ये बरसगीर पाक व हिंद में, यहाँ पर पाकिस्तान के रिलेशन अगर देखे जाए तो चाइना के साथ या अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ या इंडिया के साथ, सिर्फ चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के ताल्लुकात सबसे, अब देखे बांग्लादेश के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनके अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, और रशिया से वो ऑयल खरीद रहे हैं, और उधर अमेरिका से भी ट्रेड कर रहे हैं, रशिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं उन्होंने। क्योंकि वो जब ये पार्टीशन हुई थी ना, उसके बाद हमने वो सीटो सेंटो वगैरह साइन किए थे, हम अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बने थे। नेहरू साहब ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनने का ऐलान किया था कि हम किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बने थे। और वो उन्होंने उस वक्त भी फायदा उठाया, वो आज तक इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं कि वो किसी ब्लॉक में नहीं है। वो उनका मतलब जहां भी मफाद होता है ना, वो अपने मफाद के लिए, मुल्क की मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में अगर ये हमारा 1947 में बंटवारा ना होता तो हम सब जो है एक बड़ी ताकत होते और हम बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते? मेरा ख्याल है कि आज से कम बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आप देखें ना, इस वक्त इंडिया हमसे हर चीज में आगे है, आईटी ले लें, एक्सपोर्ट्स ले लें, हर चीज में आगे हमसे। इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो पूरे मिडिल ईस्ट की ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आप फिर खुद ही अंदाजा लगा लें कि हम अब से तो कम बेहतर ही होते हैं ना। सर वजह क्या है? ये देखें ना, 1947 में हम सेपरेट हुए हैं उनसे, हम अलहदा एक वतन बना है। तो वजह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हर फील्ड में आगे चले गए और हम अभी हम आटे और दालें और चावल और सब्जी पूरे करने में लगे हुए हैं। उसकी वजह बेसिकली हमारी पॉलिसी ही रही है ना, कि हमने एक गैरिजन स्टेट बनना
बनने को प्रेफर किया, एक सिक्योरिटी स्टेट या किराए के कातिल, जैसे आपने कहा था, किराए के कातिल बनने को प्रेफर किया, जबकि उन्होंने एज अ स्टेट अपने इंटरनल जो मामलात है ना उन्हें सही करने पे तवज्जो दी। वैसे ये है कि 90s तक ना उनका भी बुरा हाल था, इंडिया का भी बुरा हाल था, लेकिन सन 2000 के बाद ना उन पे भी बहुत ज़्यादा लोन था। फिर लेकिन सन 2000 के बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दी, अपने सारे मसाइल पे तवज्जो दी, और आप देखें कि अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। अच्छा सर, कोई ऐसे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाए बराबरी की सतह पर? बिल्कुल कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम अगर एज अ स्टेट जो हम अपना किबला दुरुस्त कर लें, ठीक है, हम जो है ना सारी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें, और ये जो एक हमने एक हवा खड़ा किया हुआ है मसला कश्मीर का, इसे भी ख़त्म कर दें और फ़ौज का साइज़ कम कर दें, सिर्फ मिनिमम डेटरेंट रखें कि जो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी बका के लिए, और बाकी हम अपने लोगों की वेलफेयर पे तवज्जो देने शुरू करें और अपने सारे हमसायों से बशमूल इंडिया ताल्लुकात सही कर लें। बल्कि इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल में EU जैसा सेटअप बन जाना चाहिए, जैसे EU में बना हुआ है ना कि फ्री ट्रांसपोर्ट है, फ्री ट्रेड है, सिंगल करेंसी है, इस तरह का सेटअप हमें बना लेना चाहिए। कश्मीर का सर मसला आप कैसे देख रहे हैं कि कश्मीर का मसला कैसे हल हो सकता है? कश्मीर मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं है, वो आप कश्मीरियों से पूछे ना, मेरे ख्याल में वो इंडिया से अलहदा नहीं होना चाहते। मतलब वो इंडिया जैसे मुल्क से वो क्यों अलहदा होना चाहेंगे, जो एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो क्यों अलहदा होना चाहेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कश्मीर कोई ऐसा मसला है। तो हल यही है कि जो उनके पास है वो रख लें, जो हमारे जो पास हमारे है पास है वो हम वो रख लें। तो लेकिन जो हमारे पास है वो भी कह रहे हैं कि हमें आप अलग से एक रियासत बना के दें। किसकी, कश्मीर की बात करें? हमारा जो कश्मीर है वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारा अलग से एक रियासत होनी चाहिए, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये यहाँ तो अब आटा हो गया है कितना, 100 150 160 160 रुपए किलो हो गया है, तो हमने क्या करना है पाकिस्तान में रह के? बाकी ये है कि जब आपका आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, वैसे ही वीजा फ्री आपकी मूवमेंट हो जाएगी, तो वो बॉर्डरों की तो हैसियत ही कोई नहीं रह जाएगी। फिर आपके अपने शहरियों के लिए बॉर्डर की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, तो पता ही नहीं होगा कि ये पाकिस्तानी कश्मीर कौन सा, इंडियन कश्मीर कौन सा, फ्री मूवमेंट होगी। तो ये ऐसे आप कह रहे हैं कि बॉर्डर अगर ओपन हो जाए तो उससे हालात भी ना नॉर्मल हो सिर्फ जाएंगे। बॉर्डर ओपन हो, ट्रेड फ्री, यानी कि मार्केट तक, एक दूसरे की मार्केट तक रसाई मिल जाए, फ्री यानी ट्रेड हो जाए। बेशक करेंसी का भी एक सिंगल करेंसी कर ली जाए जैसे EU वालों ने की है। तो तो हमारे जो हुक्मरान है वो तो कभी नहीं मानेंगे ये सब चीजें। वो हमारी, क्योंकि एक मिलिट्री स्टेट है ना, तो वो एक खास इदारा है, एक तबका है जो कि ये नहीं चाहेगा ये होना, और वो आप जानते हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। चले, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ है कि हमारे ताल्लुकात जो आपस में बेहतर हो और दोनों तरफ की जो आवाम है उनकी बेहतरी से हो। उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और खुशहाली आए। बहुत शुक्रिया जी।